हाँ जी बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा का चैप्टर। कलेक्शन ऑफ डेटा में हमारा क्या सारा काम था, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने, और आई थिंक शायद तुम लोग थे भी नहीं पहले सेशन। ठीक है, डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं? कोई भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, कोई भी हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना है रिगार्डिंग पॉपुलेशन, कोई किसी तरह का बर्थ के रिगार्डिंग, डेथ के रिगार्डिंग, तो ये सब डेटा कलेक्ट करने के रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए डेटा कलेक्ट हो जाता है। तो आपने डायरेक्टली पहले यहाँ से लर्न करना है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी वी मीन इन्वेस्टिगेशन ऑन अ टॉपिक बाय एन एजेंसी। ऑब्वियसली कोई एजेंसी उसके लिए डेटा कलेक्ट करेगी, वेयर इन रेलिवेंट क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इज क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड। क्वांटिटेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको उस डेटा से रिलेटेड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। नंबर्स में होनी चाहिए ना इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव ही होनी चाहिए। क्वालिटेटिव का क्या फायदा कि भैया तुम बोल रहे हो कि हमारे देश की जनता बहुत एफिशिएंट है, ये है वो है, उस चीज का कोई फायदा नहीं। तो कोई भी इंक्वायरी जो किसी भी पर्पस से कंडक्ट की जा रही है और उसमें हमें क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगा देते हैं, कलेक्ट करके उसको कंपाइल करते हैं, उसका एनालिसिस एक्सक्यूज मी, उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 8 जो है मीन मीडियन मोड, चैप्टर नंबर 9, ये सारे चैप्टर्स हमारे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग चलेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ मीन तो स्टार्ट भी करा दिया था मैंने एक बैच में, शायद उनके बैच में, दूसरे बच्चों के। ठीक है, इसके बाद नहीं तुम्हारे में कराया था, है ना, सार्थक ने बोला था ना, क्योंकि इसके बाद हमारे पास सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन कौन कौन से हैं? एक होता है बच्चा इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्सेज क्या है? अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन की खुद की इंट्रा फर्म कंपैरिजन, याद है मैंने आप लोगों को कराया था इंट्रा फर्म कंपैरिजन। हाँ, इंट्रा फर्म कंपैरिजन की आप अपने खुद के मतलब अपने खुद के रिजल्ट्स को खुद से कंपेयर कर रहे हो, और जिसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसी के इंटरनल डेटा को यूज करके आप अगर उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो वो इंटरनल सोर्स हो जाएगा। So in an organization, when data is collected from its reports and records, it is known as internal sources of data. For example, a company publishes its annual report on profit and loss, total sales, loans, wages, etc. Data collected and compiled through internal sources is called internal data. ठीक है बच्चों, इसके बाद एक्सटर्नल एक्सटर्नल सोर्स में क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल सोर्सेज रेफर टू द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप उस स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन कहीं किसी बाहर के बंदे से ले रहे हो, उस स्कूल में खुद विजिट नहीं कर रहे हो, आपको किसी स्कूल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपने स्कूल विजिट करके ही इन्फॉर्मेशन ली तो वो इंटरनल डेटा होगा, और अगर आपने उस स्कूल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर से ली तो वो एक्सटर्नल डेटा होगा। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स कहलाएगा। सो डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेटा। ठीक है, अब एक्सटर्नल डेटा को कलेक्ट करने के लिए करना तो आपने उस स्कूल से बाहर ही है। ठीक है, तो एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन पहली बार कलेक्ट हो रही है, पहली बार। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको किसी स्कूल के रिजल्ट्स को देखना है। अब बच्चे कहेंगे कि मैम स्कूल के रिजल्ट्स पहली बार थोड़ी ना कलेक्ट होते हैं, वो तो हर साल कलेक्ट होते हैं। पर इस साल तो 2025 का क्या जो रिजल्ट है पहली बार कलेक्ट हो रहा है ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो रिजल्ट हर साल कलेक्ट नहीं होता, वो रिजल्ट हर साल कलेक्ट होता है, पर यह है कि इस साल का 2025 का जो रिजल्ट है वो पहली बार कलेक्ट होगा, तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी डेटा। मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था कि फॉर एग्जांपल जाह्नवी ने विजिट करा किसी स्कूल में रिजल्ट को ऑब्टेन करने के रिगार्डिंग, तो वो पहली बनती थी जो कि उसको कलेक्ट कर रही है, तो वो हो जाएगा प्राइमरी डेटा। जाह्नवी का कलेक्टेड डेटा अगर कहीं पब्लिश हो गया कि उसने किसी मैगजीन में डाल दिया, किसी न्यूज़पेपर में डाल दिया, तो वो बन जाएगा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, कोई भी पर्सन, ठीक है, आरना ने किसी स्कूल में विजिट करा और डेटा कलेक्ट करा और फिर उसने उसको पब्लिश कर दिया, उसके पब्लिश डेटा को यूज कर लिया, तो वो बन गया सेकेंडरी डेटा। ठीक है, हाँ वो अगर पब्लिश नहीं करना चाहती तो तब भी क्या हुआ कि नमन ने आरना को बोला कि भाई तूने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी ना, मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है,
तू ना उस स्कूल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को मेरे साथ शेयर कर दे, तो वो कौन सा सोर्स हो जाएगा? अनपब्लिश्ड सोर्स। मतलब है वो सेकेंडरी, तो आप किसी पब्लिश्ड सोर्स से उसको ले रहे हो या अनपब्लिश्ड से ले रहे हो कि आपने उस पर्सन को अप्रोच करा कि मुझे दे दे वो डेटा, मुझे चाहिए। तूने पब्लिश तो किया नहीं, तो तू कहीं डाल दे, किसी नेटवेट पे डाल दे, किसी साइट पर डाल दे, तो सबके काम आ जाए। आरना ने कहा क्यों, मेरी मेहनत है, मैं क्यों डालूं, तुम जाओ खुद मेहनत करो। तो नमन ने कहा कि मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे तो दे दे। तो आरना ने उसको दे दिया कि चलो मैं अपने एक फ्रेंड को तो दे सकती हूँ, पर मैं आगे इसको पब्लिश नहीं करूंगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज मैंने आपको बोल दिया कि एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब वो एक्सटर्नल डेटा कलेक्ट हो रहा है। एक्सटर्नल डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी रिसोर्सेज, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा इज द डेटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर और एन एजेंसी। ओरिजिनली ही रहेगा, मतलब पहली बार आप वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, सम स्पेसिफिक रीजन, ऑब्वियसली कुछ रीजन है तभी तो कलेक्ट कर रहे हो। अदरवाइज हम बावरे हैं जो जा जाके स्कूलों में विजिट कर रहे हैं या जा जाके घरों में विजिट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रीजन है इसलिए तो विजिट कर रहे हैं, ठीक है। द सोर्स फ्रॉम विच प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड इज कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन का सेंसस कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिकॉज डेटा इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर, क्योंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, पहली बार कलेक्ट हुई है, तो इट इज फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। प्राइमरी डेटा वंस कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बिकम सेकेंडरी डेटा, ठीक है। आपने कलेक्ट करा और उसको कहीं पब्लिश कर दिया तो वो सेकेंडरी डेटा बन गया, उतार लो। सेकेंडरी डेटा उतार लो। द डेटा विच इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बट रादर नहीं, द डेटा विच इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बट रादर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आरना ने उसको किसी मैगजीन में या किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश प्रिंट कर दिया। अनपब्लिश्ड नमन ने आलस दिखाई, ठीक है, निकम्मापन दिखाया और नमन ने कहा कि मुझे दे दे वो, तो अनपब्लिश्ड हो गया, ठीक है। एक नंबर का आलसी इंसान है ये। इट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। लिखने में तो इसको वैसे ही मौत आ जाती है। हाँ पब्लिश कर दिया तो तब भी ठीक है, पब्लिश नहीं किया तो नमन को हुआ, नहीं नमन को वो ऑथराइज नहीं करेगी ना बेटा, फिर तो ये धोखा, नमन फिर धोखा करेगा ये आरना के साथ, मतलब आरना ने को फिर आरना फायदा उठाती ना है। नहीं उसने रिस्ट्रिक्ट करके दिया ना कि मेरी मेहनत है। अब जैसे कल इन लोगों को इनके स्कूल का क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर किया, ठीक है, अभी मेरा विश्वास थोड़ी ना तोड़ेंगे। मैंने इनको बोला, सबके पास आया था वो वॉइस मैसेज कि मेरा ये क्वेश्चन पेपर आप आगे अपने फ्रेंड्स को नहीं रोटेट करोगे, ठीक है, ये मेरी मेहनत है, मैं पेपर लेती हूँ, मैं स्कैन करती हूँ, मैं पीडीएफ बनाती हूँ तो शेयर करती हूँ, तो मैं अपनी एकेडमी के बच्चों को उस चीज का बेनिफिट दूंगी ना, मैं दूसरी एकेडमी के बच्चों को क्यों दूं भाई। बैठो जरा स्कैन करो, मेरे हजारों पेपर पड़े हैं, करो, पता लगे कितनी मेहनत लगती है। एक एक पेपर को कैम स्कैन करती हूँ कि ताकि बच्चे को अगर कल को प्रिंट आउट भी निकालना हो घर में तो उसका वो काला काला, मैं भी सिंपल फोटोएं खींच खींच के भेज सकती हूँ। करते हैं टीचर्स, सिंपल पिक्चर्स भी भेज देते हैं क्लिक करके। मैं कैम स्कैन करती हूँ, पीडीएफ बना के प्रॉपर भेजती हूँ कि आगे पीछे भी ना जाए भाई, व्हाट्सएप में फिर आगे पीछे हो जाता है पेज। तो बताओ, मैंने इन लोगों को वॉइस मैसेज भेजा, ये मेरा विश्वास तोड़ेंगे? तोड़ोगे भाई? तोड़ के दिखाओ, तुम्हें तोड़ दूंगी मैं। तो फिर ये तो विश्वास वाली बात है बेटा, वो तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है ना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सिनोनिम है, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। नॉन करंट लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है बच्चों। तो इट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। It is also known as second-hand data. These are not original data since enumerators or investigators themselves do not collect these data. इसने खुद से collect नहीं किया था वो data नमन ने, ठीक है, इसलिए ये ओरिजिनल नहीं है डेटा। अब ये आरना ये भी कर सकती है, उसमें 10-12 फिगर उड़ा दे, कल को इसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगी, भैया आप तो गलत इन्फॉर्मेशन लाए हो, ठीक है। दे सिंपली मेक यूज ऑफ द डेटा कलेक्टेड बाय अदर्स। तो आपके पास बहुत सारी एजेंसीज के नेम दिए यहाँ पर इन्होंने कि ये लोग जब भी इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट करते हैं तो उस डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद डिफरेंस क्या है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में? प्राइमरी डेटा डेफिनेटली ओरिजिनल है बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल सिंस इन्वेस्टिगेटर मेक्स यूज ऑफ डेटा कलेक्टेड बाय अदर एजेंसीज, ठीक है। सोर्स क्या है? प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय सम एजेंसी और पर्संस बाय यूजिंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड्स अभी आगे आ रहे हैं हमारे, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, टेलीफोनिक इंटरव्यू,
क्वेश्चन फिल्ड बाय न्यूमरेटर्स, तो मतलब कोई भी मेथड ऑप्ट किया जा सकता है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। आरना खुद भी विजिट कर सकती है, आरना फोन पे भी बात कर सकती है, पर कलेक्ट यही करेगी सबसे पहले, ठीक है। सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम पर्सन और एजेंसी एंड इज रेडी फॉर यूज। इसने सारा काम तैयार कर दिया, वो सारा काम रेडी है यूज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद टाइम फैक्टर, इट रिक्वायर्स लॉन्गर टाइम फॉर डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्स लेस टाइम। इसके बाद कॉस्ट फैक्टर, ऑब्वियसली आप खुद विजिट कर रहे हो, खुद सारा काम कर रहे हो, तो इसमें तो कॉस्ट ज्यादा आएगा, इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा। द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी एंड, ये मैंने आपको कहा था, ये ना गलत प्रिंटेड है, ये पर्सोनेल्स है, एम्प्लॉइज को का अदर नेम इज पर्सोनल, ठीक है। मनी भी इन्वॉल्व करता है एंड बंदे भी इन्वॉल्व करता है, एज होल प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इनिशिएटेड, पहली बार हो रहा है वो सारा प्लान, तो इस वजह से ये सारा खर्चा ज्यादा आता है। The collection of secondary data is cheaper as it is taken from the published or unpublished material. Reliability and suitability. Primary data is more reliable and suitable to the inquiry as the investigator himself collects it. वो वाला मोबाइल मुझे दे दिया जाए, वो जो उधर रखा है, इसका भी, आर्नव का भी दे दिया जाए, दे दो। क्या था अर्नव का यार, मैं क्या था, नहीं इसने बताया हुआ मुझे, मैं भूल गई हूँ। चल ये देखो बच्चों, इन लोगों को, ठीक है, तो ज्यादा रिलायबल है और ज्यादा सूटेबल है। Secondary data is less reliable and less suitable as someone else has collected the data which not serve the purpose, ठीक है बच्चों। इसके बाद प्रिकॉशन क्या है, प्राइमरी डेटा में तो ज्यादा हमें प्रिकॉशन नहीं चाहिए ना, हमें एक्चुअली प्राइमरी डेटा में ज्यादा प्रिकॉशन नहीं चाहिए क्योंकि वो तो ओरिजिनली कलेक्ट हुआ है, और इसमें हमें प्रिकॉशन चाहिए सेकेंडरी डेटा में क्योंकि वो किसी और ने करा है, और मैंने आपको जैसे एग्जांपल भी दिया कि आरना उस डेटा में कहीं कुछ गड़बड़ कर दे तो फिर तो पंगा है ना। यस हाँ पता है मुझे, पता है मुझे, चलो नहीं, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स इलेबोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप चाहिए होगा इसमें, ठीक है। ऐਵੇਂ थोड़ी ना किसी को कुछ भी लेके बैठ सकते हो आप, भाई अब मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, कुछ ले रही हूँ, तो फिर आपके पास कुछ माइक होना चाहिए, कोई रिकॉर्डिंग का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कुछ डेटा कलेक्शन होना चाहिए, देव अंबानी, ठीक है। तो फिर ये ज्यादा इलेबोरेटेड मोबाइल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप खोल के, देर इज नो नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसने तो नमन ने तो इसी से ही मांग लिया ना, तो इसको किस बात का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप चाहिए, ये तो सबसे ज्यादा आलसी बने पर है, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास, ठीक है, इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के हमारे क्या क्या मेथड्स हैं, खोल के दो। क्या है मेथड्स हमारे, ठीक है, हाँ ठीक कर दो, मैं तो पूरा स्क्रीन टाइम चला जाएगा, चले गया भाई, यूट्यूब पे क्या ही बैठा है, मैंने कॉल किया आपकी जो चली गई पासवर्ड चाहिए, पापा तो बताते नहीं पासवर्ड, तेरे पापा ने सेट कर दिया ये, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं, चलो पड़ा तो रहने दो, चलो ठीक है।
मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग में एक है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें पहला हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में पर्सनली इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू करेगी आरना स्कूल में जाके, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू करेगी स्कूल विजिट करके। अंडर दिस मेथड, भव्य आप घर जाओ, आप घर जाओ, आपको समझ नहीं आता ना। Under this method, the investigator collects data by having direct contact with the informant. Directly वो गई, visit किया, direct contact बनाया, and conducts on the spot inquiry. On the spot इसने interview लिया लोगों का, ठीक है। The investigator ऑब्वियसली फील्ड में विजिट करेगी, पर्सनली कॉन्टैक्ट करेगी रिस्पोंडेंट को, रिस्पोंडेंट मतलब ऑब्वियसली जिसने रिस्पॉन्स देना है, एंड कन्विंस देम इन गिविंग द इन्फॉर्मेशन अंडर स्टडी। जो भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके रिगार्डिंग कन्विंस करना भी तो जरूरी है कि भैया हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप दे दो। वो रीजंस पूछेगा आपसे कि क्यों भैया मेरा इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, क्या रीजंस है, ठीक है। ऑल तो देखो पहले फोन पे आपने अपॉइंटमेंट ली होगी जाने से पहले, तो आपने थोड़ा बहुत उसको बता दिया समरी थोड़ी सी, पर वहां पे जाने के बाद भी वो अगेन आपसे पूछेगा कि क्या रीजन है, क्यों आप ये सर्वे कंडक्ट कर रहे हो। द इन्वेस्टिगेटर ऑन द इंटरव्यू हैज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द स्टडी एंड आंसरिंग एनी क्वेरी ऑफ द रिस्पोंडेंट। ये भी बात है, रिस्पोंडेंट भी ना आगे कल को ये तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाकर जाएगी, उसके आगे क्या होता है, कई बार जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो बंदा भी इससे 4 क्वेश्चन और पुट कर सकता है कि भाई, हाँ वर्बली ये साथ के साथ नोट डाउन कर रही है, पर नहीं जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ये लिख रही है, और ये तो देखो फिर ट्रस्ट होता है कि वही इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी, ठीक है। इसके बाद नहीं तो भाई सूट फाइल कर सकते हो ऑब्वियसली, कि अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लेकर कुछ गई और प्रिंट कुछ और कर रही है तो फिर गलत हो जाएगा ना। प्रिंट होगा या यूज होगा तो कल को इन्फॉर्मेशन निकल ही आएगी ना कि भाई इसने तो गलत कर दिया हमारे साथ, ठीक है बच्चों। इस मेथड की सूटेबिलिटी कहाँ पर है, अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए प्रॉपर, और अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एरिया इज लिमिटेड, ठीक है ना, सिर्फ 4-5 स्कूल में विजिट करना है, 4-5 लोगों के पास विजिट करना है, 4-5 स्कूल में विजिट करना है, फिर तो आप ये वाला मेथड ऑप्ट कर लो कि डायरेक्टली पर्सनली विजिट कर रहे हो। अदरवाइज तो अगर सोचो 1000 स्कूल विजिट करने हो तो ये तो गश खा के रोज शाम को गिरी पड़ी होगी कि आज तो भैया सिर्फ 2 ही स्कूल कवर हुए, अभी मेरे को 1000 स्कूल कवर करने, डेडलाइन भी और अलग देती तो ये तो पंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है देन इन दैट केस आप इसको यूज कर सकते हो। एंड व्हेन नेचर ऑफ इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंशियल, ये भी बात है कि डायरेक्टली पर्सनली क्यों विजिट कर रही है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो ये कलेक्ट कर रही है, ठीक है, तब तो करना ही चाहिए। इसके बाद है व्हेन मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड, क्यों ये जाके खुद ही अपने आप से पर्सनली सारा डेटा कलेक्ट कर रही है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत अच्छे लेवल की चाहिए। होते हैं ना क्रूशियल मैटर्स होते हैं, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मैटर हो गया कुछ भी, तो अगर हमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अच्छी चाहिए तो उस केस में आपको ये वाला मेथड सूट करेगा। व्हेन इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ओरिजिनलिटी, ये भी बात है कि ओरिजिनल होना चाहिए सारा डेटा, उसको इंपॉर्टेंस दिया जाना जरूरी है, देन इन दैट केस ऑल्सो हमें ये वाला मेथड यूज करना चाहिए। मेरिट्स क्या है, हाँ जी। सूटेबिलिटी मतलब इस जगह पर ये मेथड सूट करेगा व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। ये मेथड कहाँ सूट करेगा, कहाँ हमें यूज करना चाहिए मतलब इस मेथड को, ठीक है। इसके बाद मेरिट्स क्या हैं इस मेथड के, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के, ओरिजिनलिटी बनी रहती है, ओरिजिनल इन कैरेक्टर होता है, रिलायबल एंड एक्यूरेट होता है, ठीक है, क्योंकि खुद ही कलेक्ट करा है और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी मैं इस चीज के रिगार्डिंग कई बार बच्चों को बोलती हूँ कि अगर ये 10 क्वेश्चन की लिस्ट बना के गई, अब आगे उस 10 में से किसी 4th या 5th क्वेश्चन का रिप्लाई रिस्पोंडेंट ने कुछ डिफरेंट करा, और ये मतलब इसको ना इन डेप्थ वो चीज नहीं मिल पाई जो ये चाह रही थी, तो ये उसी टाइम बैठे बैठे 10 की जगह 11वां क्वेश्चन भी तो पुट कर सकती है कि भैया उसी चौथे से कनेक्टेड इसने एक और क्वेश्चन खुद ही बना लिया कि नहीं जी मुझे तो ना ये चीज ऐसे बताओ, ठीक है, तो वो बताएगा बंदा, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं बताएगा, ठीक है। हम्म, 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 हम्म,
हाँ बिल्कुल, हाँ सुन लिया, सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। हम्म, अभी बताती हूँ। ध्यान से भाई, चल ला इतना। हाँ याद आ गया मुझे, ठीक है, थैंक यू। चलो देखो, अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ क्या बोल रहा था नमन, बोलो बेटा, जल्दी बोलो। इसके बाद यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी रहती है इन द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप चारों स्कूलों में जाकर सेम तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। ये नहीं कि एक स्कूल का तो रिजल्ट कलेक्ट कर रहे हो, दूसरे स्कूल की जाके दीवारें नाप रहे हो। समझ रहे हो? तुम्हें इंफॉर्मेशन एक तरह की चाहिए ना, समझ रहे हो, ताकि तुम कंपेयर भी तो कर पाओ। मतलब यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। एक स्कूल में तो जाकर तुम रिजल्ट डिस्कस कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो रिजल्ट से रिलेटेड, दूसरे स्कूल में जाके दीवारें नाप रहे हो कि भैया यहाँ पर कितने कितने फुट के पर छत बनी हुई है, सेफ्टी मेजर्स करे हुए हैं कि नहीं करे हुए, कल को कोई आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, फायर एग्जिट क्या है। नहीं तो फिर तुम हर स्कूल में फिर वही कलेक्ट करो ना, फिर कंपेयर कैसे करोगे? हैं? मतलब तेरी हाइट मेजर हो रही है और दूसरों का वेट मेजर हो रहा है, कैसे कंपेयर करें? हाँ, होमोजेनिटी तो होनी चाहिए ना। हाँ यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। क्यों स्टूपिड पॉइंट नहीं है बेटा? यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? आप सेम टाइप के क्वेश्चंस पुट कर रहे हो, ठीक है। लाओ 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 लाओ, सिलेबस कितनी बार चेक करेगा? भेज दिया ना मुझे, खोल के दो, चला के चलो। इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन। सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आल्सो गेट कलेक्टेड अलोंग विद द रेगुलर इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बोला ना कि आपको जो चाहिए उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप पर्सनली गए बैठे हो, तो आप अपने क्वेश्चंस में और फर्दर क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। क्या बोला मैंने नमन? हंस ले तू। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है विच में प्रूव टू बी हेल्पफुल इन फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन, जो कि आपको एक्चुअली फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। दे इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल तब पढ़ता है, देखो बच्चे कहते हैं इकोनॉमिकल कहाँ का पड़ गया, ये तो इसमें तो पर्सनली विजिट हो रहा है। ये इकोनॉमिकल उस केस में पड़ेगा व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, तो आप ये बात लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप पहले थे। हाँ बेटा तेरी बुक में नहीं है, पर तू ये ऐड कर सकता है ये, ठीक है। इसके बाद है सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ऑब्वियसली आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल यही है कि आपको स्कूल के रिजल्ट्स शालीमार बाग के कलेक्ट करने, तो शालीमार बाग में 10 स्कूल होंगे, 15 स्कूल होंगे, तो लिमिटेड ही है भाई। 11th-12th का आपको सिलेब वो कंपेयर करना है, रिजल्ट कंपेयर करना है, स्कूल का रिजल्ट देखना है। 100% रिजल्ट है कि 80%, हर बच्चे का नहीं देखना, ठीक है। इसके बाद है डीमेरिट क्या है इस मेथड की? ऑब्वियसली नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरियाज, बावरे हो जाएंगे, 1000 स्कूल हो गए तो। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, नो डाउट। यहाँ अब देखो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तो बोल रहे हैं इकोनॉमिकल और यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो अब एक्सपेंसिव किस सेंस में है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। पर्सनली आप बायस्ड हो सकते हो जाते हैं इनफैक्ट कई बारी ना, कुछ को, जैसे सोचो इसके चाचा का ही स्कूल निकल आया, 10 स्कूलों में चाचा का स्कूल है, तो हो सकता है कि ये पर्सनल बायसनेस उसमें डाल दे, ठीक है, चाचा के स्कूल की वो इन्फॉर्मेशन है। हाँ बोल बोल बोल। हाँ मैं भी बायस्ड हूँ सही में, ठीक है। और इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं फिर रेस्पोंडेंट को कि नहीं नहीं आप ना ऐसे नहीं, आप ऐसे रिप्लाई करो। इसके बाद हमें ना ट्रेंड चाहिए पर्सनल बच्चों। आप लोगों ने कभी देखा कई बारी ना, स्पेशली जो मीडिया पर लिए जाते हैं, मीडिया में जो आते हैं इंटरव्यूज, उनमें कई बार तो झगड़े हो जाते हैं, फिर उसको एडिट किया जाता है। जेन्युइन वाला मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको जयललिता का एक इंटरव्यू भी दिखाया था, अगर आपको याद हो। याद है? था कोई बच्चा उसमें जयललिता के इंटरव्यू में कि जिसमें वो थापर ले रहा था, करण थापर का इंटरव्यू, करण थापर इंटरव्यू ले रहा था जयललिता से। बहुत ही नहीं, मतलब क्या मस्त इंटरव्यू था वो, मैं लिंक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ इंस्टा का। दिखाया था ना करण थापर जैसे ही होते थे सच में अच्छे रिपोर्टर्स। आराम से करो काम। देखो अब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के इन्होंने, अर्णव चुप हो जाओ,
ये यहाँ पर बस इन्होंने वही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही सब बनाओ। प्रिकॉशंस क्या है, आपको क्या प्रिकॉशन लेकर चलना है, अगर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन फॉलो हो रहा है तो क्या प्रिकॉशन लेके चलना है। जो इन्वेस्टिगेटर है ही शुड बी वेल वर्स। इसके रिगार्डिंग में मैंने कि आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि आपको अगर उस लोकल एरिया की, आराम से जशित आराम से, आपको उस लोकल एरिया की लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है कोई बात नहीं, आपको उस लोकल एरिया की लैंग्वेज नहीं आती, अब वहां पर आपसे कन्नड़ में बात करना चाहते हैं, मलयालम में बात करना चाहते हैं, हाँ स्विगी वाला नहीं, बैंक का, एक बैंक में एम्प्लॉय चला गया, उसको वहां की लोकल लैंग्वेज कन्नड़ नहीं आती थी, तो जो वो कस्टमर्स आए उनको आती थी। आप लोग बहुत वायरल हुई है ये वीडियो भी, भाई ये कोई मैंडेटरी थोड़ा है कि आपको लोकल नॉर्मल इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए मैंडेटरीली, क्योंकि हिंदी ऑब्वियसली हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। बैंक का एग्जांपल दिया था कि अब क्या है कि आप जा रहे हो किसी बंदे को इंटरव्यू करने जिसको सिर्फ कन्नड़ ही आती है और आपको नहीं आती, फिर कैसे इंटरव्यू लोगे, ट्रांसलेटर साथ में लेके जाओगे, इरिटेट और हो जाएगा है। मैम ऐसा भी तो होता है ना कि अगर किसी स्टेट में है वो तो उसकी तो लोकल लैंग्वेज तो आना तो फिर बच्चा फिर या तो आप वहां के ही किसी इन्वेस्टिगेटर को भेजो, या वहां से फिर ट्रांसलेशन के लिए भेजो। हाँ ट्रांसलेशन नहीं करता वैसे भेजो हम्म इंग्लिश या फिर हिंदी से थोड़ी राष्ट्रभाषा है, कॉन्स्टिट्यूशन ये थोड़ी कहता है कि सबको हिंदी आनी चाहिए, अपनी लोकल लैंग्वेज हिंदी तो प्रमोट करता ही है। तो अगर कोई भी बैंक का एम्प्लॉय है या कोई भी है तो उसे लोकल लैंग्वेज तो आनी चाहिए। नहीं बेटा, नहीं फिर ऐसी जगहों पे उस पर्सन की ट्रांसफर ही मत करो ना, कि जहां पर उसकी, हाँ तो इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेल वर्स्ड विद द स्टैटिस्टिकल टेक्निक, चुप आराम से, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के साथ, एंड शुड हैव गुड टेम्परामेंट, टेम्परामेंट भी अच्छा होना चाहिए भैया, पता लगा जाके झगड़ के ही आ गया है, लड़ाइयां ही हो गई उनकी आपस में। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर शुड बी फेमिलियर विद द कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड एरिया, ठीक है, उसको लैंग्वेज तो जरूर आनी चाहिए बच्चों, कल्चर भी पता होना चाहिए, ट्रेडिशन भी पता होना चाहिए। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर शुड आस्क स्ट्रेट सिंपल अनएम्बिगुअस, मतलब उलझाने वाले क्वेश्चंस ना हो ना कि भैया कुछ भी पूछ रहे हो तुम बैठकर। इसके बाद नो पर्सनल बायसनेस शुड बी यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। दूसरा हमारा तरीका है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर शुड अप्रोच द थर्ड पार्टीज, मेनली ये वाले तरीके यूज करते हैं बच्चा क्राइम ब्रांच वाले, पुलिस वाले, ठीक है, कि जो विटनेसेस होते हैं, भैया जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ वो तो आईसीयू में पड़ा है, उसको कैसे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हो तुम, अलाउ भी नहीं करेगा। हाँ जिन जिन लोगों ने देखा, जो विटनेसेस वहां पर खड़े हुए थे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में आरना अप्रोच करेगी थर्ड पार्टीज को हु आर इन पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, वो लोग वहां पर प्रेजेंट थे, उनको पता है कि आरना कौन सी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज के केस में ये फिर विटनेसेस को ही अप्रोच कर लेगी, थर्ड पार्टीज को, और द रिस्पोंडेंट्स आर रिलक्टेंट टू पार्ट विद द इंफॉर्मेशन ड्यू टू वेरियस रीजंस। कई बार ये भी हो जाता है कि भैया जो सामने, हाँ नहीं, इंफॉर्मेशन तो फर्स्ट टाइम ही कलेक्ट हो रही है ना बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है, आप उस एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन आप ही पहली बार कलेक्ट कर रहे हो, अब फिर चाहे आप डायरेक्ट पर्सनली उस बंदे के एक्सीडेंट वाले बंदे को विजिट कर रहे हो या आप किसी को अप्रोच कर, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के रिगार्डिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस। भाई उस एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन पहली बार कलेक्ट हो रही है कि यही कलेक्ट कर रही है बस, ठीक है, ये नहीं है कि भाई वो समझ गया बात, प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब आपने उस इंसिडेंट की, उस स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के रिगार्डिंग आप पहले पर्सन हो जो कि ये डेटा कलेक्ट कर रहे हो। फिर वो डेटा कलेक्ट चाहे आप पर्सनली उसी बंदे से कर रहे हो, या आप उससे रिलेटेड थर्ड पार्टीज को अप्रोच कर रहे हो, या आप क्वेश्चनेयर फिल करा रहे हो, ठीक है, या आप फोन करके वो वाला डेटा कलेक्ट कर रहे हो, पर पहली बार आप ही वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स अ स्मॉल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन एंड दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट पर्संस एंड देयर आंसर्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है। इसके बाद द पर्सन्स टू whom these questions are put, they are known as witnesses. This type of inquiry is usually conducted by police department,
इंक्वायरी कमिटीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। लॉयर बेटा सड़कों पे नहीं उतरेगा, आई विटनेसेस वगैरह को हमने अप्रोच करना है ना, कर भी लेगा पर वो बंदा भेजेगा, वो भी बंदा ही भेजेगा, खुद थोड़ा ना आएगा। इसके बाद देखो suitability of this method. When the concerned informants are unable to give information due to ignorance, या फिर हो सकता है वो आईसीयू में पड़ा हो, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं या वो जेन्युइनली देने के कंडीशन में ही नहीं है, तभी वाला मेथड सूटेबल होगा। एंड दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू पार्ट विद द इंफॉर्मेशन, एक्चुअली वो पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी भी नहीं है, ठीक है, वो नहीं चाहते कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन दें। इसके बाद व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, तब भी इसको यूज करना बेटर है। सीक्रेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेंट हैज टू बी गैदर्ड, ठीक है, तब उस केस में भी आपको मतलब वो बंदा नहीं देना चाह रहा पर आप उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो आपने थर्ड पार्टीज को अप्रोच करा। द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड नीड्स एक्सपर्ट्स ओपिनियन। ये भी है कि कई बार ये हम जरूरी नहीं है कि आई विटनेसेस, हमने भाई वो कहते हैं ना सीआईडी में मैंने आप लोगों को बोला था दया ये ऐसे कैसे हुआ, इसको ऐसे चेक करो, ठीक है ना, है भाई ये इस चीज की पोजीशन अगर अगर ये ऐसा हुआ था तो इसकी पोजीशन ऐसे, आप लोग देखते हो, देखा ही होगा आप लोगों ने ये सब, ठीक है, सीआईडी में कि भाई उस केस में क्या है कि हमें अब एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहिए, तो ये वाला मेथड हमारे लिए सूटेबल होगा। मेरिट्स क्या है, वाइड कवरेज है, ठीक है, वाइड कवरेज हो जाती है, ऑब्वियसली इकोनॉमिकल इस सेंस में है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मनी एंड मैन पावर नहीं लगा। फ्री फ्रॉम बायस्ड है क्योंकि आपने थर्ड पार्टीज को अप्रोच करा। अब तीसरे बंदे थोड़ी ना कुछ घपले करेंगे, वो लोग तो सही देंगे। चलो मैं कहती हूँ तुमने 15 लोगों को विजिट करा, 15 में से 2-3 लोगों का आंसर डिफरेंट हो सकता है, मेजोरिटी तो 12 लोग तो वही सेम बात बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो फ्री फ्रॉम बायस्ड है, तो रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस क्योंकि आपने कलेक्ट करा उन पर्सन से जो कि वेल अवेयर थे अबाउट द सिचुएशन। एक्सक्यूज मी। एक्सपर्ट ओपिनियन अंडर दिस मेथड एंड इन्वेस्टिगेटर कैन सीक ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स। डीमेरिट क्या है, इनडायरेक्ट मिल रही है इन्फॉर्मेशन, मतलब आप डायरेक्टली उस बंदे को अप्रोच नहीं कर रहे, आप बाकी लोगों को अप्रोच कर रहे हो, तो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक्यूरेसी उतनी नहीं रहेगी जितनी की डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में रहेगी, ठीक है, लैक ऑफ एक्यूरेसी होगी एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। पार्शियलिटी ऑफ विटनेस जो मैं करती हूँ है ना, मैं पार्शियल भी हो सकती हूँ, ठीक है, तो विटनेसेस बायस्ड हो सकते हैं। इसके बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, कई बारी जो विटनेसेस भी है ना, विटनेसेस हैं वो भी कई बार इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, और जो खुद इन्फॉर्मेंट है जिसको देना है उसका तो लैक है ही। इसके बाद लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये भी है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है डिफरेंट पर्सन से, दे मे नॉट बी होमोजीनियस और कंपेरेबल, ठीक है। इसके बाद प्रिकॉशंस क्या है, विटनेसेस शुड बी फेयरली लार्ज, ये नहीं कि एक उस बंदे से पूछा, 2 से पूछा, डन। भाई अगर तुम इनडायरेक्ट फॉलो कर रहे हो तो उस केस में तुम्हें कम से कम 15-20 लोगों से पूछना है। इसके बाद ओनली दोज विटनेसेस शुड बी सिलेक्टेड हु पोजेस सफिशिएंट नॉलेज। एक्सीडेंट के टाइम पर कैमरा में जितने लोग दिख रहे हैं, जितनी सफिशिएंट नॉलेज है जिन लोगों के पास, सिर्फ उनको लो। पता लगा खुद से बंदे ने कोई इन्फॉर्मेशन छुपाने के चक्कर में 4 लोग बता दिए कि हाँ भाई ये भी उस टाइम पर वहां पर मौजूद थे, ठीक है, ताकि वो कुछ और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे, समझ रहे हो। तो आपको उन्हीं लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी है जिनके पास सफिशिएंट नॉलेज है अबाउट द प्रपोज्ड इन्वेस्टिगेशन। द इन्वेस्टिगेटर शुड बी नीदर डिसबिलीव और नॉर कंप्लीटली बिलीव। ऐसा भी नहीं है कि जो सामने वाले ने बोला आपने कंप्लीटली उस पर डिसबिलीव कर लिया कि नहीं 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 यार मुझे नहीं, मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता, ऐसे थोड़ा ना होगा। या फिर कंप्लीटली बिलीव, नहीं नहीं ये तो ना सत्यवादी हरीशचंद्र है, इसकी तो बात इसने बोला है तो ये सच ही होगा, ये कभी झूठ नहीं बोल सकता। मुझे तो लगता है हर बंदा अपने, वो कहते हैं ना जब मुसीबत पड़ती है कोई भी कितना भी अपनाओ पर वो अपना ही देखता है, देखा है ना ये, सच में कोई जितना भी अपनाओ वो पहले अपना ही देखेगा, दूसरे का नहीं देखेगा, ठीक है, तो वो अपने को ही पहले देखेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कंफ्यूजन्स भी, क्योंकि 12 विटनेसेस हैं, 12 लोगों ने डिफरेंट आंसर करा, 3 लोग डिफरेंट कर रहे हैं, तो फिर वो तो कौन सच बोल सकते हैं भाई, कोई भी कितना अपना पर वो अपना ही देखेगा ना, तो तुम सोचोगे कि वो अपना जो है वो अपना देखने के चक्कर में झूठ बोल रहा है। मैं मर जाऊंगा। ठीक है, गलत बोल रही हूँ, कोई भी कितना भी अपनाओ, पढ़ा होगा तुमने एक कोट,
पर मुसीबत पड़ने पर वो पहले अपना ही देखता है कि भैया पहले मैं अपनी बचा लूं, बाकी दूसरे को देखूंगा। तो आप कंप्लीटली बिलीव और डिसबिलीव नहीं करोगे। अच्छा, इसको तो खत्म कर लें। आप क्रॉस चेक का सिस्टम लगा सकते हो। क्रॉस चेक में मैंने एग्जांपल क्या दिया था, चलो अर्णव था ना तो इस सेशन में क्रॉस चेक का क्या दिया था मैंने एग्जांपल? क्रॉस चेक का क्या मैंने एग्जांपल दिया था? हाँ हाँ, और हमको याद होगा पक्का, नहीं याद? और हम था इस सेशन में, एग्जाम्पल से ही तो याद रहता है कि मैम ने इसमें एग्जाम वही मल्टीपल विटनेस वाला एक से समझे और दूसरे से बोले तो उससे नहीं, मतलब हाँ वैसे ये भी होगा, बट अदरवाइज मैंने एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि आपने ना पहला दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि मैम व्हाट इज योर एज, ठीक है, तो मैंने बोला कि 46, ठीक है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और पुट करके आपने पूछा कि आपका हाँ कौन सा ईयर ऑफ बर्थ कौन सा है, तो मैंने बोल दिया जी 1985। तो कहाँ से बना? तो मतलब मैंने क्रॉस चेक कर लिया। हाँ भवे मान लेगा, यू आर राइट। ठीक है, क्रॉस चेक सिस्टम। तो इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द इंटरव्यूअर्स आर नॉट सब्जेक्टिव इन देयर अप्रोच एंड विटनेस बायस्ड नहीं है और अगेंस्ट नहीं है किसी के भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में। बस ये लिमिटेड एरिया, ये डिफरेंस लिमिटेड एरिया, इसमें वाइड एरिया। ओरिजिनल इन कैरेक्टर और यहाँ पर लैक करता है ओरिजिनलिटी। मोर रिलायबल एंड मोर एक्यूरेट अनरिलायबल। मोर एक्सपेंसिव है, ये इकोनॉमिकल मेथड है, ठीक है। वैसे तो मेरिट डिमेरिट यहाँ पर बताए गए हैं, ध्यान से आप लोग लर्न कर लेना। ओके बच्चों, बाय बाय।